अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ कॉमसैट्स में, और हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ तो बहुत खुशी होती है आप लोगों का जोश व खरोश देख के। कैसर भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिबरलिज्म और एथिज्म का फ़लसफ़ा जो है वो आपके सामने रखा, और मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बिकॉज अब जो मैं आगे बात करूँगा मेरे लिए वो आप तक पहुँचाना ईजी हो गया। आप लोगों की तमाम मैनेजमेंट का, आपके हेड्स का, आपके स्टूडेंट सोसाइटीज़ का, कैरिटेबल सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इंस्टाग्राम पे जिसने टैग किया उनका बहुत शुक्रिया। स्टोरीज़ में मैं देख रहा था आप लोगों ने माशाल्लाह एक एक चीज़, क्योंकि देखिए हम लोग जो स्पीकर्स आते हैं ना, असल में बहुत सारा क्रेडिट हम ले जाते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ बोलना और बात करना होता है। ये जो इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। जितने भी स्ट्रीमर्स, बैनर्स, पोस्टर्स, हत्ता कि जिसने यहाँ गुब्बारों में भी हवा भरी है ना, ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा सदका ले गया। क्योंकि देखें, ये मुमकिन है कि स्पीकर जो है वो स्टेज पे आए और उसके इखलास में मसला हो। ये हो सकता है कि स्पीकर स्टेज पे आए और वो उसका इखलास वो वहाँ पे नहीं है जहाँ होना चाहिए था। जैसे कि सही बुखारी की पहली हदीस है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने तकरीर करता हूँ और बड़ी वाह वाह होती है और कमाल हो जाता है, और मेरे दिल में ये बात है कि भाई मैं वाह वाह मुझे मिल गई और मैं खुश हो गया, तो पता नहीं मेरे ये अमाल अब अल्लाह की जो ना बारगाह में कबूल है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। लेकिन हो सकता है जिसने बलून्स में हवा भरी है उसने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया हो, जिसने कुर्सियाँ लगाई हैं उसने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो शायद आपको स्टेज पर नज़र भी नहीं आते, लेकिन काम बहरहाल उन्होंने कमाल का कर दिया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर तमाम ऑर्गेनाइजर्स को। ना मूविंग फॉरवर्ड, मुझे जो टॉपिक मिला है वो जेंडर्स के बारे में है और ख़ास तौर पे फेमिनिज्म के बारे में है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा हिस्टोरिकली, और फिर मैं आज का जो हमारे मसला है उसकी तरफ जाऊँगा। देखिए, जहाँ पे अभी कैसर भाई ने बात की लिबरल पूरी फ़िलासफ़ी के बारे में और लिबरलिज्म ने क्या नेगेटिव असरात उसके आए हैं, एक लिबरलिज्म का छोटा बच्चा जो है ना वो फेमिनिज्म भी है। यानी लिबरलिज्म का एक बच्चा जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, और ये मूवमेंट जो है आम तौर पर जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है ये 1880 से स्टार्ट हुई एंड सो ऑन। बट द रियलिटी इज कि ये 1880 से बहुत पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑथर्स जिनका नाम है मिशेल लुइस न्यूमन, उनकी किताब है व्हाइट वुमेन्स राइट्स, उसमें वो लिखती हैं कि ये असल में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये 1700 से स्टार्ट हुई थी, और 1700 में जेरेमी बेंथम और मॉन्टेस्क्यू और दीगर फलसफी थे जिन्होंने उस जमाने में ये देखें कि ना वेस्ट निकल रहा था कॉलोनाइजेशन के लिए, वहां पे एक फिक्री गलबा आ गया। इनलाइटनमेंट एज थी जिसको रेनेसां पीरियड भी कहते हैं। उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जहां पे वो लोग उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमारा दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, हम बड़े सोचे समझे तरीके के साथ दीन को रिजेक्ट करते हैं, दीन के मामले में हम कोई बात नहीं करना चाहते, हमारी गवर्नमेंट्स लिबरल होंगी, हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर होंगी, यानी कि आपने दीन जिसने घर में प्रैक्टिस करना है वो करे, घर में अल्लाह ला करो, हमें ना बताना कि हमने कानून साजी कैसे करनी है, हमें ना बताना कि भाई ये हलाल होता है हराम होता है, तो इसमें खामोश होकर साइड पे बैठ जाओ। तो ये बेसिकली सेक्युलरिज्म था। अब हुआ ये, इसको इत्तफाक कहते हैं या जो भी कहते हैं, 6 ममालिक थे जो इस लिबरलिज्म को तलवार के जोर पर दुनिया में फैलाने के लिए निकल गए। उनमें ब्रिटिश भी हैं, उनमें डच हैं, फ्रेंच हैं, पोर्चुगीज हैं, स्पेनिश हैं और इटालियंस हैं। ये 6 ममालिक के लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन के लिए रवाना हो गए। और फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में पोर्चुगीज जाके पहुंच गए, मेक्सिको में और साउथ अमेरिका में अगर लोअर हाफ में देखें तो वहाँ पे स्पेनिश पहुंच गए। ब्राज़ील में आज पोर्चुगीज बोली जाती है। इसी तरह से आप देखें कि जो ऐसे ममालिक जहाँ पे स्पेनिश लोग गए थे वहाँ पे आज भी स्पेनिश बोलते हैं। ब्रिटिश जो है वो चले गए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पे आजकल जो है वो यानी इंग्लिश बोली जाती है। कुछ फ्रेंच जो है वो भी कनाडा में गए, वहाँ पे कुछ पार्ट्स फ्रेंच भी बोलते हैं। और इसी तरह से हमारी किस्मत में ब्रिटिश आ गए, हम आज इंग्लिश बोलते हैं। हमारी किस्मत में अगर पोर्चुगीज होते तो मैं अपने लेक्चर के बीच में उर्दू के साथ साथ पोर्चुगीज का भी तड़का लगा रहा होता।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी किस्मत में ब्रिटिश आए। अच्छा, ये सारे ममालिक फैल गए और देखें जब आपने, क्योंकि वो थी एज ऑफ एम्पायर्स, हमारे पास अभी तो है ना स्टेट्स हैं, यानी ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ये बांग्लादेश है, ये चाइना है, यानी ये स्टेट्स हैं, स्टेट अपने डब्बे में रहती है जहां पे होती है। लेकिन एम्पायर्स जो है ना वो फैलती रहती थी और कभी घटती भी थी। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर है, इस्लामिक एम्पायर भी है। इस्लामिक एम्पायर भी की कोई बाउंड्री नहीं थी, वो एक्सपैंड करती रहेगी और कभी हो सकता है कि अगर कोई जंगे हार गए तो फिर कुछ पार्ट आपको लूज भी करना पड़ेगा। तो वो एम्पायर्स का दौर था और जिसने जितना लैंड ग्रैब करना है कर ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब हुआ ये कि ब्रिटिश भी निकल गए और सारे अपने अपने जगहों पे लैंड ग्रैबिंग के लिए निकल गए। लैंड भी ग्रैब करना है, रिसोर्स भी ग्रैब करनी है। ऑस्ट्रेलिया जाके पहुंच गए वहां पे। अच्छा, जहां पे इनका रिवाज ये था कि जहां पे जाते लोकल पॉपुलेशन को सफा हस्ती से मिटा देते जहां इनका बस चलता। तो ऑस्ट्रेलिया में गए, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूं, वहां से मैंने अपनी डिग्री की थी, मास्टर्स की। ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनी पॉपुलेशन है उनको उन्होंने मिटा दिया क्योंकि वो बेचारे प्रिमिटिव से लोग थे, उनको जाकर उन्होंने बुलडोज कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में गए तो जो नेटिव अमेरिकन थे उनको उन्होंने सफास्ती से मिटा दिया। अफ्रीका में गए, जूलूस को सफास्ती से मिटा दिया। नेल्सन मंडेला कब तक बेचारा चीखता रहा, लड़ता रहा, अपार्थाइड के खिलाफ बात करता रहा। मैं साउथ अफ्रीका भी गया, वहां पे मैंने इनके जो स्लम एरियाज हैं वो देखे हैं कि वहां पे कालों के साथ क्या सलूक होता है। सो बहरहाल ये जहां जहां पे भी गए उन्होंने यानी फसाद ही किया है क्योंकि इन्होंने लोकल पॉपुलेशन को खत्म करके अपना झंडा वहां लगा दिया और वहां पे कब्जा ले लिया। देखिए, लेकिन बात यह कि जब आप किसी जगह से निकल रहे होते हो ना किसी कॉन्क्वेस्ट के लिए, आप एक कैंपेन चला रहे हो ना, आपने जंग की कैंपेन चलानी है, उसके लिए चाहिए होता है पैसा। पैसे के बगैर ये कैंपेन नहीं होती। और आपको घर में यानी एट होम आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ती है कि भाई हम जिस वजह से जा रहे हैं तो लोगों की सपोर्ट ताकि आपके साथ हो। लोग के ठीक है जी, हम अपने पेट पे पत्थर बांध देते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप जाके जंग लड़ें और एक बड़ा नोबल कॉज है। तो इन्होंने जब ये जो 6 ममालिक मैंने आपको बताया यूरोप से जब निकले हैं इस इनलाइटनमेंट एज के बाद, इन्होंने घर में जो चूरन बेचा था वो ये था कि हम इनको फ्री करने जा रहे हैं, हम इन लोगों को आजाद करने जा रहे हैं, हम इनको लिबरल फिलॉसफी पढ़ाने जा रहे हैं, हम इनको, देखो ये बेचारे प्रिमिटिव लोग हैं, बल्कि दे वुड यूज द वर्ड सैवेजेस, ये सैवेजेस हैं, हम इनको इंसान का बच्चा बनाने जा रहे हैं, हम इनको बताना जा रहे हैं तहजीब क्या होती है और तमद्दुन क्या होता है। हम इसलिए जा रहे हैं, हमें लैंड थोड़ी चाहिए, वो तो फ्री में साथ आ गया तो आ गया, लेकिन हम तो जा रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मिशेल लुईस न्यूमन अपनी किताब में लिखती है व्हाइट वुमेन राइट में, वो कहते हैं सबसे बड़ा जो चूरन भेजा था वो ये था कि हम इनकी औरतों को वेस्टर्न वुमेन की तरह बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी औरतें जो है ओप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, इनकी औरतें बड़ी तबाह हुई हुई हैं, औरतों का बेड़ा गर्क हुआ है, हम इनको ठीक करने जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा वाह वाह, ये तो बड़ा नोबल कॉज है, तो बिस्मिल्लाह आप जाएं, हमारी तरफ से पैसे भी ले जाएं। और ये उस बहाने के अंदर ये गए थे। तो वो कहती है 1700s में फेमिनिस्ट मूवमेंट का आगाज मर्दों ने किया था, इसलिए क्योंकि उनको लैंड चाहिए था। उसमें हुकूक निस्वा के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा था कि औरतों को क्या हकूक मिलेंगे। औरतें जिधर थीं अपने अपने जिंदगियां गुजार रही हैं, खुश थीं। यानी उस जमाने में ना ये फैमिली सिस्टम्स होते थे, फैमिली सेंट्रिक। एक घर है, घर के अंदर माँ है, माँ का अपना एक मर्तबा और मकाम है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, वो जो है ना घर में उसकी फैमिली है, यानी फैमिली बिजनेस भी है। बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, लार्ज स्केल फैमिलीज थी, कबाइल होते थे। हमारे यहाँ आज भी जो हम कहते हैं ना कि जी फलाने वो जट हैं और बट हैं और गुज्जर हैं और अराई हैं और राजे हैं और ख्वाजे हैं, ये सारे के सारे जो थे ये पूरी पूरी ट्राइब्स थी। और जितनी बड़ी आपकी ट्राइब होती थी उतनी आपकी पावर भी होती थी। सो जो रियासत है ना, स्टेट, वो उसके लिए ये नुकसान की बात थी कि फैमिलीज बड़ी होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर फैमिली बड़ी होगी है तो बिजनेस भी सारा फैमिली आप पे डिपेंडेंट ही नहीं है। फैमिली का सारा अपना ही लैंड है, अपना बिजनेस है, अपना पैसा है। और इसी तरह से फैमिली जो है उसके अपने अंदर एजुकेशन है, आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाना सिखाना है आप सिखाएं उनको। और उस जमाने में होता यह था कि बच्चे उस्तादों से सीखते थे। उस्ताद का मतलब है जो अपनी फील्ड का मास्टर होता था। अब ताजमहल बना, ताजमहल जिन लोगों ने बनाया ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ताजमहल में जो जिन लोगों ने काम किया वो किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, कहां से उन्होंने आर्किटेक्चर सीखा? कहीं से नहीं। उन्होंने आर्किटेक्चर के मास्टर्स के साथ बच्चा अटैच हो जाता था। आज ये शायद मेरे ख्याल है मोटर मैकेनिकों में रह गए हैं, कहते हैं ये उस्ताद जी हैं। अब मोटर मैकेनिक जो होता है वो कोई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा होता, वो ट्रायल एंड एरर से उस्ताद के साथ जिंदगी गुजारता है और प्रॉपर मैकेनिक बन जाता है। और यही शायद आपका जो टेलर मास्टर होता है उसको भी उस्ताद कहते हैं। वो भी जो है दर्जी, वो भी किसी फैशन डिजाइन के स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन वो उस्ताद के साथ रह रहे के हुनर सीख जाता है।
तो पुराने वक्तों में यह था कि आपका बच्चे का जहां पे भी एप्टीट्यूड नजर आ रहा है आप उसको उस्ताद के साथ जोड़ दें और वो उसकी पूरी मेंटरिंग और ग्रूमिंग करेगा और उसको माहिर बना देगा उस फील्ड का, प्रॉपर मास्टर होगा वो। यानी मास्टर साहब उसको ऐसे नहीं कहते थे, वो मास्टर होता था उस फील्ड का। तो फैमिली के अंदर सारा वेल्थ है, औरत को जो है वो यानी इक्वल शेयर मिल रहा है बिजनेस का, इक्वल शेयर मिल रहा है एग्रीकल्चर का। और घर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक औरत के 2 बच्चे हैं तो उसकी एक पावर है, क्योंकि अब 2 बच्चे उसको रिपोर्ट करते हैं। 4 बच्चे हो गए तो पावर में इजाफा हो गया, इन बच्चों के भी बच्चे होंगे तो पावर में और इजाफा हो गया। हमारे यहाँ मुझे याद है मेरी जो नानी अम्मा है, वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो उसमें जिस तरह उनकी पावर पोजीशन गई, तो जब मैंने उनको देखा एज अ नानी अम्मा, तो वो अपने कमरे में बैठती थी और उनके पास एक ऐसे वो एक लकड़ी का एक तख्त सा बना हुआ था जिसपे वो जाए नमाज बिछी हुई थी। वो अक्सर मुसल्ले पे ही बैठी नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, तस्बीह पढ़ रही होती और उसी तख्त पे बैठकर वो पूरे घर का निज़ाम और फैमिली बिजनेस चलाती थी। यानी एक जुमले में ना, यानी सारे बेटे हैं ना, अब सारे बेटे उनको रिपोर्ट करते हैं। तो नानी अम्मा ना कुछ डॉन टाइप की होती थी, यानी सारे जितने भी बेटे हैं वो सारे उनको सलूट मारते हैं, पैसे उनके हाथों में लाके देते हैं और उनकी जो पावर और पोजीशन वो एंजॉय करती हैं फैमिली में। मतलब मैं आपको बताऊं, घर में माँ जो है ना वो घर का दर्जा हरारत सेट करती है। अगर माँ का मूड अच्छा है पूरे घर का मूड अच्छा होगा, और अगर माँ का मूड खराब है सारे घर का मूड खराब होगा, क्योंकि अब्बू को तो वैसे ही मूड खराब रहता है। असल में अम्मी होती है जो मूड सेट करती है। तो इस्लामिक जो सिस्टम था ना, फैमिली सिस्टम, उसमें यह था कि सब बच्चों को पता है कि माँ के पांव तले जन्नत है और माँ हमारे लिए जन्नत का दरवाजा है। और जहां माँ बाप की बात आएगी तो माँ का 3 गुना दर्जा ऊपर है बाप से भी ज्यादा। तो वो जो पावर और पोजीशन और अथॉरिटी एक माँ एंजॉय करती थी एक मुस्लिम फैमिली में, वो तो पहले ही खुश थी। उसको बिजनेस उसके पांव में लोग लाकर रखते हैं, बेटे आते हैं पांव में पूरा बिजनेस रख देते हैं, मामा ये ले। तो उसने क्या करनी, अब आप कह रहे हो जी हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं। भाई तुम्हारी औरत से 50 गुना ज्यादा एम्पावर्ड वो है। तुम्हारी औरत के पास क्या पावर है, तुम्हारी औरत के पास कौन सी अथॉरिटी है? तुम तो अपनी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हो। तुमने तो अपने घर की औरतों को लाके बाजार की जीनत बना दी है। असल एम्पावरमेंट तो इस औरत की हुई है जिसको सब सलूट मारते हैं और सब इसको जवाब देते हैं। तो ये फर्क था जब वो यहां पे आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमने इनकी औरतों को ठीक करना है। अच्छा जी पहुंच गए। तो ये जीरो वे फेमिनिज्म जिसको मैं कह रहा हूं, ये 1700 से स्टार्ट हुआ था एक फॉल्स नैरेटिव पे। उसके बाद चले आ जाए फास्ट ट्रैक करके फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में। फर्स्ट वेव 1800 से स्टार्ट होती है और आप कह लें ऑलमोस्ट मिड 1900 तक जाती है। इसके लिए मैं आपको ना, क्योंकि अभी मैं आपको ना क्रैश कोर्स करा रहा हूं। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के 2 नाम हैं। एक खातून थी जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और दूसरी खातून जिनका नाम था रेबेका लैटिमेयर फेल्टन। ये 2 खवातीन जो थी, इन्होंने बेसिकली विमेन्स राइट्स का कह लें कि थोड़ा सा काम जो ना स्टार्ट किया। इनके 2 मुतालबात थे। पहला मुतालबा ये था कि क्या औरत जो है और मर्द दोनों के पास अकल नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा जिस तरह मर्दों को अपनी अकल को पॉलिश करने के लिए स्कूलों में और कॉलेजों में भेजा जाता है, औरतों को भी एजुकेशन का हक होना चाहिए। बिल्कुल ये मुनासिब क्लेम था, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा क्लेम ये था कि क्या औरत जो है वो एक मुल्क और कौम की सिटीजन नहीं होती? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होती है, इसमें क्या ऐसी बात। उन्होंने कहा तो फिर अगर मर्द वोट डाल सकता है तो औरत वोट नहीं डाल सकती? तो अगेन ये बड़ा एक लॉजिकल क्लेम था, बड़ा रैशनल क्लेम था और ये समझ में भी आती है बात। तो उन्होंने कहा कि जी औरत को वोट, अब ये देखिए हमारे लिए तो ये मसला नहीं था। 1400 साल से हमें ये बात पता है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये नहीं कि जी बेहतर अगर कर लें, फर्ज है उसके ऊपर। हमारा दीन तो ये कह रहा है। दूसरा, हमारा दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों दोनों बैत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये नहीं आपने कहा कि जी मर्द बैत कर लो, औरतें जो है वो चले, खैर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो दोनों इक्वल सिटीजन्स थी। तो ये जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है 1800 में, गालिबन 1882-83 में पहली यूनिवर्सिटी ने औरत को दाखिला दिया वहां पे, पहली यूनिवर्सिटी ने। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि उन्होंने यानी जहां पे काम शुरू किया वो 1880 में जाके कहीं उनको समझ में आ रहा है कि औरत को भी एजुकेट कर देना चाहिए। अच्छा, ये क्लेम तो इनका बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने कहा ना कि उन्होंने जो बात की थी बड़ी माकूल थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जो ये राइट्स मांगे थे ये सिर्फ वाइट वुमेन के लिए मांगे थे।
मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट और रेबेका लैटिमर फेल्टन, उन्होंने कहा था कि ये जो राइट्स हम चाह रहे हैं ये सिर्फ वाइट वुमेन के लिए, क्योंकि जिस टाइम पर वो ये राइट्स का मुतालबा कर रही थी उस टाइम पे उनके अपने घर के अंदर ब्लैक मेन एंड वुमेन वर स्लेव्स, तो दे वर नॉट आस्किंग फॉर दीज राइट्स फॉर दीज पीपल। बल्कि रेबेका लैटिमर फेल्टन जो है वो थोड़ी सी जरा कहते हैं डाटी किस्म की खातून थी, वो कहती थी ऑन रिकॉर्ड कि आई वुड रादर सी 100 ब्लैक मैन लिंच्ड इन द स्ट्रीट देन फॉर वन वुमन, व्हाइट वुमन, टू लूज हर राइट टू एजुकेशन। मतलब मेरी बला से 100 जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको कोड़े मारे जाए सड़कों पे, बजाय कि तुम एक वाइट औरत से कहो कि उसका एजुकेशन का हक हम छीन रहे हैं। तो वो लोग तो इस हक में नहीं थे, ना ही वो इस हक में थे कि जी अफ्रीका में ज़ूलू औरतों को एजुकेशन का राइट मिले, या न्यूजीलैंड में मोआवी वुमेन को जो है वो एजुकेशन का राइट मिले, या एबोरिजिनी वुमेन को मिले, या नेटिव अमेरिकन को मिले। वो इसके हक में नहीं थे। वो कहते थे सिर्फ जो वाइट वुमेन है उनको राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट होना चाहिए, ये इक्वल सिटीजन है। ब्लैक औरत तो दूर की बात है, मैन भी इक्वल सिटीजन नहीं है, ना वो आपके किसी एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। तो ये उनका दावा था। तो अब फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट को जब हम क्रिटिक करते हैं तो हम कहते हैं दावा क्लेम ठीक था, लेकिन उसको यूनिवर्सली अप्लाई करना चाहिए था। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करके अपना काम खराब किया। इट शुड बी यूनिवर्सल कि दीज राइट्स शुड बी फॉर ऑल वुमेन। तो ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है। अब आ जाए सेकंड वेव पे। सेकंड वेव जो है वो मिड 1900 से स्टार्ट होती है, 60s 70s तक जाती है। ये जो मूवमेंट है इसमें भी एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे बड़ा नाम है, फ्रेंच लेडी है सिमोन डी बोवॉर। सिमोन डी बोवॉर ये फ्रेंच खातून है, इन्होंने किताब लिखी द सेकंड सेक्स, और उस किताब में ये लिखती हैं, जो चैप्टर ऑफ बायोलॉजी है उसमें लिखती हैं कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। ठीक है, मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। और वो क्यों कह रही हैं डिफरेंट है? वो कहती है मेन एंड वुमेन आर फिजिकली डिफरेंट, बायोलॉजिकली डिफरेंट, एनाटॉमिकली डिफरेंट, इमोशनली डिफरेंट, साइकोलॉजिकली डिफरेंट। वो कहती है हर एतबार से मेन एंड वुमेन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और वो खुद कहती हैं, एंड आई कोट के, वो कहती है कि देयर इज वर्चुअली नो स्पोर्ट इन विच वुमेन कैन बीट मैन, बिकॉज मैन जो है उनकी हाइट ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है, मसल मास ज्यादा होता है, बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्टैमिना ज्यादा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कहती है कि देयर इज वर्चुअली नो स्पोर्ट इन विच वुमेन कैन बीट मैन। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं उसमें मैन की स्पोर्ट्स अलग होती हैं, वुमेन की अलग होती हैं। साथ अगर आप लड़वा दें उनको किसी बॉक्सिंग मैच में दोनों को साथ डाल दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट है। लेकिन ये सारी बात करने के बाद सिमोन डी बोवॉर ये कहती है कि ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट दे शुड बी ट्रीटेड द सेम इन एवरी प्लेस। यानी वो बेसिकली कह तो रही है कि दोनों डिफरेंट है, हर लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन फिर बस कह रही है कि बस मुझे नहीं पता, जो भी है दोनों को इक्वल इक्वल ट्रीट करना है आपने, और इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है हर जगह पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। दिस नेवर हैपेंस कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं और उनको आप सिमिलर रोल्स में डाल दें, ये कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप में से दो खवातीन हैं, उनको आइडिया आता है जी बिजनेस करने का। एक खातून कहती है मुझे बेकिंग बहुत अच्छी आती है, और वाकई में उनको बड़ी कमाल की बेकिंग आती है, बेकिंग करती हैं, कुकीज और ब्राउनीज और कपकेक्स बड़े कमाल बनाती हैं। एक और खातून जो है उनको बिजनेस अच्छा आता है, वो बिजनेस भी कर लेती हैं, उनको मार्केटिंग करनी भी आती है, उनको ऑर्डर प्लेसमेंट और उनकी डिलीवरी वगैरह वो करना आता है, और इवन वो कह रही हैं कि जी तुम्हारे बेकिंग प्रोडक्ट्स का मैं इंस्टाग्राम पे पेज बना के पिक्चर्स वगैरह लेके प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके वो भी डाल दूंगी और सारे ऑर्डर मेरे पे। तो दोनों का आपस में एग्रीमेंट ये हो रहा है, दोनों सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, कि तुम बेकिंग करो, तुम्हें बेकिंग आती है, मुझे बेकिंग नहीं आती बिल्कुल, और मुझे बिजनेस अच्छा आता है, तुम्हें बिजनेस बिल्कुल नहीं आता। तो तुम ऐसा करो बहन, तुम किचन में जाओ, बेकिंग करो और सारा बिजनेस मेरे पे छोड़ दो, मैं वो काम करती हूँ। तो हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 6 दिन हमारी ये दुकान चलेगी, 1 दिन हम छुट्टी करेंगे, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस विल रन। तो ये है मॉडल ए, कि आप फॉर एग्जांपल खुद उसमें बिजनेस को मैनेज करें, आपकी फ्रेंड उसमें बेकिंग करे, और 6 के 6 दिन ऐसा ही होगा। दूसरा मॉडल बी जो है वो ये है कि ये जो आपकी फ्रेंड है, इसने ये सिमोन डी बोवॉर की किताब पढ़ ली थी, और अब वो आपसे कह रही है कि भाई मुझे नहीं पता, हमें बराबरी होनी चाहिए। तो 3 दिन बहन मैं किचन में होंगी और 3 दिन तुम किचन में होगी। मैंने ठेका उठाया हुआ है बेकिंग करने का, और फिर आप भी कहती हैं हाँ मैंने कौन सा ठेका उठाया हुआ है बिजनेस करने का। ठीक है, 3 दिन मैं किचन में जाती हूँ, 3 दिन तुम बिजनेस संभालो। अब मुझे बताएं आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए मॉडल ए ज्यादा बेहतर है या मॉडल बी? कौन सा मॉडल? ए। अच्छा, अब मॉडल ए, और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो आप हर
जो भी यूनिट्स हैं उसके, उसको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप ये दूसरा वाला मॉडल लेंगे फेक मसावात के नाम पर कि जी आधा टाइम तुम इधर आधा टाइम तुम इधर, तो आपका बिजनेस बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएगा। जिस दिन आप, जिसको बेकिंग नहीं आती, बेकिंग करने जाएंगे, उस दिन सारे प्रोडक्ट्स खराब निकलेंगे और आप कस्टमर लूज करेंगे। और जिस दिन वो बिजनेस कर रही हैं उस दिन ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा, गलत ऑर्डर किसी और को जा रहा है, पूरा सारा निजाम तहस नहस हो जाएगा। ये गाड़ी नहीं चल सकती इस तरह। वो याद करें 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, सुना है वो 2005 में हुआ था, सुना है मैंने। तो 92 का वर्ल्ड कप जो है, उसमें जो हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें आपके पास बैट्समैन हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आमिर सुहेल हैं, इंजमामुल हक हैं, रमीज राजा हैं, ठीक है। अब उसमें ये जावेद मियांदाद हैं। अच्छा, बॉलर्स में आप देखें, उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, मुश्ताक अहमद, मतलब ये आपकी बॉलिंग लाइनअप है। अब आप इमेजिन करें कि वही टीम जो विनिंग टीम है, उसमें इंजमामुल हक कहते हैं कि भाई अटैक बॉलर मैं जाऊंगा, 10 ओवर इंजमाम मांग रहे हैं, फास्ट बॉलिंग के मैं कराऊंगा। अच्छा, उधर जो है वो विकेट कीपर कह रहे हैं कि जी 10 ओवर मैंने भी कराने हैं, और जो ओपनिंग बैट्समैन है वो वकार यूनुस जा रहे हैं। तो ये टीम मुझे बताएं जिसका अपने बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, क्या ये 92 वर्ल्ड कप जीतेगी? लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम तो मसावात चाहते हैं ना, हम तो इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंजमामुल हक कहते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई मैं तंग आ गया हूं बैटिंग कर करके, मेरे भी आखिर कोई हुकूक है, मुझे भी बॉलिंग मिलनी चाहिए। तो अगर वो ये करेंगे तो क्या होगा, टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 92 का वर्ल्ड कप फिर भूल जाएं आप, वो आपके हाथ नहीं आ सकता। तो असल में बात यह कि जो जिसकी एक्सपर्टीज होती है वो वहीं पे अच्छा लग रहा होता है। और पूरी दुनिया में ये इतनी कॉमन सेंस बात है, इतनी कॉमन सेंस बात है कि भाई जो जिसकी एक्सपर्टीज है उसको वहां लगाओ, जो जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है वहां पे काम करने से क्या फायदा। तो सेकंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे बड़ा मसला यह था कि उन्होंने कहा कि मानते हुए, पहचानते हुए कि मर्दों और औरतों में बड़े वाज़ेह डिफरेंसेस हैं, उन्होंने कहा लेकिन मुझे नहीं मालूम, दोनों को बस हर रोल में इंटरचेंज करें आप। हर रोल इंटरचेंज होगा, मर्द जो है वो औरत बनेगा, औरत जो है वो मर्द बनेगी, वो जाके ये काम करे, वो जाके ये काम करे। इसका मतलब है सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। और वो ये कहती थी कि जेंडर जो है, जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी जेंडर जो है ये सोसाइटी बताती है कि आप मर्दाना बिहेवियर करते हैं, और सोसाइटी बताती है कि ये जनाना काम होते हैं, हालांकि काम शाम कोई ऐसा नहीं होते। जेंडर बिल्कुल इंटरचेंजेबल होता है। अच्छा, ये तो चले सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट में ना एक बुनियाद डाल दी, क्योंकि उन्होंने रीजन नहीं दिया। जैसे फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में उन्होंने कम से कम रीजन दिया था। रीजन ये था कि भाई औरतों की भी अकल होती है, औरत भी इक्वल सिटीजन होती है, इसलिए उसको एजुकेशन का हक होना चाहिए, वोटिंग का हक होना चाहिए। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। यहां पर सिमोन डी बोवॉर जो है क्लेम कर रही हैं कि दोनों की ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए, लेकिन रीजन कोई नहीं दे रही उसकी। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन सेम जॉब रोल्स, तो जब भी ये शुड का वर्ड आता है ना, याद रखिएगा ये बात, जब भी ये शुड का वर्ड आता है या ऑट टू का वर्ड आता है, इसका मतलब है कि आप एक एथिकल क्लेम कर रहे हैं, आप एक मॉरल क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहता हूं यू शुड नेवर वेयर ब्लैक, यू शुड नेवर वेयर ब्लैक, आप पूछेंगे भाई क्यों? या तो मैं कोई रीजन दूं आपको, अगर रीजन नहीं है तो फिर खुदा हाफिज भाईजान, टाटा बाय बाय। आप रीजन तो देना, आप एक क्लेम कर रहे हैं कि यू शुड, व्हाई शुड आई? आप मुझे कंपेल कर रहे हैं कि आपको काला नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? आप रीजन तो दें। तो रीजन ही कोई नहीं। आप कह रहे हो मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, बट रीजन तो दो ना क्यों। बिकॉज ये तो कहीं पे भी नहीं होता कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको आप सिमिलर रोल में डाल दें, ये कहीं पे भी नहीं होता। कोई बिजनेस, कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह चल ही नहीं सकती। तो ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म है। थर्ड वेव में क्या हुआ? पागलपन में इजाफा हो गया। इजाफा ये हुआ कि उसमें एक खातून आई जूडिथ बटलर के नाम से, एक और आई बेटी फ्रीडैन जिनकी किताब है द फेमिनिन मिस्टीक। वो अब कहती हैं कि उन्होंने क्या किया कि उनको अब पता था कि सिमोन डी बोवॉर से एक मसला हो गया कि उन्होंने ये कहा कि मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड द सेम, लेकिन उन्होंने उनके डिफरेंसेस बयान करने के बाद कोई रीजन नहीं दिया। इनको क्या ख्याल आया? उन्होंने कहा ऐसा करो, मेन एंड वुमेन की तमीज ही खत्म कर दो, जस्ट से दैट सेक्स एंड जेंडर बोथ आर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स। यानी सेक्स भी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी बच्चा पैदा होता है तो आप कहें कि जी मुबारक हो, इंसान पैदा हुआ है। ये नहीं कहो कि मुबारक हो बेटा हुआ है, मुबारक हो बेटी हुई है, आपके मुबारक हो वल्लाह आलम कुछ तो पैदा हुआ है।
तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेल फीमेल कुछ नहीं होता, बस इंसान होता है। इंसान पैदा होता है, और इंसान, जारी बात है, अब इंसान को जहां मर्जी लगा दो, आप उसको उधर लगा दो, उधर लगा दो, तो इंसान ही काम कर रहे हैं। तो अब ह्यूमन राइट्स की बात आ गई और आपने ये कह दिया। अब मसला ये था कि ये जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने क्योंकि साइंस को डिनाई कर रहे हैं ना, अब आप बायोलॉजी को डिनाई कर रहे हो। अब आप कह रहे हो सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स जो है जिसमें बंदा पैदा हो रहा है, आप कह रहे हो उसको डिनाई कर रहे हो। आप डीएनए को डिजाइन कर रहे हो, आप क्रोमोसोम्स को डिजाइन जो ना डिनाई कर रहे हो, आप वो जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, मिलियंस ऑफ डिफरेंसेस हैं, उनको डिनाई कर रहे हो। डॉक्टर जॉन ग्रे पीएचडी की किताब है बड़ी मशहूर, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें वो बड़े मजे मजे के साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बयान करते हैं मैन एंड वुमेन के। वो किताब उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दें आप, क्योंकि आपने कहा मैन वुमेन होते ही कुछ नहीं है, बस इंसान होते हैं, और जो मर्जी जिसको मर्जी जहां पे प्लेस कर दें आप। इससे हुआ ये कि फट्टा डल गया। फट्टा बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम बैठ के अब साइड पे ना पॉपकॉर्न खा सकते हैं और इनको फट्टा देखें। फट्टा ये चल रहा है कि जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं और इनके आगे भी जो फोर्थ वेव या नियो वेव जिसको हम कहते हैं, नियो फेमिनिज्म कहते हैं, इनका फट्टा चल रहा है डार्विनिस्ट के साथ। क्योंकि जो डार्विनिस्ट हैं उनमें से अक्सरियत आपको एथियस्ट की मिलेगी। तो एक बड़ी मशहूर कन्वेंशन हुई, वहां पे डार्विनिस्ट कुछ पहुंच गए, एथियस्ट कन्वेंशन थी, उधर को ये थर्ड वेव फेमिनिज्म वाले भी आए हुए थे, खवातीन। तो डार्विन जो था ना, अगर आप डार्विन को पढ़ें तो डार्विन का जो व्यू था औरतों के बारे में वो इंतहाई डिरोगेटरी था। डार्विन कहता था औरत जो है वो प्रॉपर तरीके से इवॉल्व ही नहीं हो पाई है और ये इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं। उसने कहा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर मर्द जो है ना वो रेडी है फॉर सर्वाइवल, क्योंकि मर्द टफर है, उसको आप जंगल में फेंक दो, समंदर में फेंक दो, पहाड़ों में फेंक दो, वो बच बचा के निकल आएगा। लेकिन उसने कहा औरत जो है वो नेचुरली कमजोर है और उसकी वो फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है जो मर्दों की है, तो इसलिए उसने कहा कि औरत जो है वो अभी तक प्रॉपरली इवॉल्व ही नहीं हो सकी शायद। तो उसने बहुत डिरोगेटरी चीजें कही हुई। अब मसला ये था कि जो एथियस्ट डार्विनिस्ट हैं वो जाके थर्ड वेव फेमिनिज्म के बीच में डिबेट हो रही है। थर्ड वेव फेमिनिज्म कह रहे हैं मर्द औरत कुछ नहीं होता, वो कह रहे हैं नहीं बहन, आप बहन ही हैं और आप बहुत नीचे हैं हमारे से। तो उनके बीच में फट्टा चल रहा है, हम तो साइड पे बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, बीच में फिर वो ट्रांसजेंडर भी आ गए, यानी और कोई कमी रह गई थी, ट्रांसजेंडर बीच में आ गए। उन्होंने क्या कहा, अब ट्रांसजेंडर्स की डिबेट हो रही है, बड़ी गर्मा गर्म डिबेट हो रही है थर्ड वेव फेमिनिस्ट के साथ। क्यों हो रही है? क्योंकि थर्ड वेव फेमिनिस्ट वाले कहते हैं मर्द औरत कुछ नहीं होता, तो ट्रांसजेंडर कह रहा है मैं कोई पागल था कि मैं मर्द से औरत बनाऊं। मुझे आपने पहले बता देना था, मैंने अपनी सर्जरियां करवाई, मैंने फलाने टीके लगवाए, मैंने फलां कराया। अब जब मैं औरत बन गया, सुर्खी पाउडर लगा दिया, आपने कहा मर्द औरत होता ही कुछ नहीं है, सारे ही न्यूट्रल होते हैं। तो फिर मुझे पहले बता देना था। तो अब इनकी ना ये तीनों की आपस में डिबेट चल रही है, हम आराम से सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और हम देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है। बिकॉज दिस इज नाउ मैडनेस। मैंने कहा था ना ये पागलपन में इजाफा ही हो रहा है, क्योंकि जब आपने साइंस को भी छोड़ दिया, डिनाई कर दिया और हर चीज आपकी फीलिंग्स पे बेस हो गई है, फिर तो जिसका जो मर्जी जी चाहे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता फिर। आप अपने आप को ये कहें वो करें। अब वो देखिए ना तमाशा बन चुका है ट्रांसजेंडरिज्म के अंदर, जो अब इतना वो खप डल गई है कि लोग क्या कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर रहे अपने आप को। अमेरिका में कुछ लोग हैं वो अपने आप को बिल्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं, आप मुझे जज करने वाले कौन होते हैं, मैं अंदर से बिल्ली बिल्ली सा महसूस करता हूं, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को एलियन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सर्जरियां भी करवा डाली हैं, अपना फेशियल यानी फेस चेंज करवा दिया एलियन लगने के लिए। कुछ लोग अपने आप को कुत्ता आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक लड़का ही कहूंगा, उसने अपने आप को भेड़िया आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो आता है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा है और हाउल करता है और वीडियो, तो वो अपने आप को बाकायदा तौर पर भेड़िया समझता है। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स थे, जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस थी, उनको हम लोगों ने वैलिडेट करना शुरू कर दिया और हिसाब किताब ये हो गया कि सारी चीज के अंदर सफर कौन कर रहा है? औरत कर रही है। स्टार्ट आपने किया था हकूक निस्वा के नाम पे, अब हो ये रहा है मर्द अपने आप को औरत कह के औरतों की स्पेसेस में घुस रहे हैं। मिसाल के तौर पे औरतों की जो स्पोर्ट्स हैं, अमेरिका के अंदर देखिए कितनी बड़ी डिबेट चली हुई है इस वक्त। औरतों की स्पोर्ट्स के अंदर वो मर्द जो मर्दों में 500 नंबर पे भी नहीं आ रहा था किसी भी स्पोर्ट में, वो अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करता है, मैच जीत जाता है, तमगा ले लेता है, गोल्ड मेडल ले लेता है और कहता है जी मैं औरत हूं, और लोग उसको मान लेते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड का जो स्विमिंग का टाइटल है, स्विमिंग का टाइटल एक वुमेन्स टाइटल मर्द के पास है। वुमेन्स वेट लिफ्टिंग डेड लिफ्ट का जो रिकॉर्ड है वो एक मर्द के पास है।
वुमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, वो मर्द है, और कोई सर्जरी भी नहीं हुई भी उसकी। अच्छा, फिर जो साइकिलिंग की भी जो अभी रिसेंट चैंपियनशिप हुई है, वो भी मर्द जीत गया। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट है, माशाल्लाह, लुक एट दीस वुमेन एंड दे आर ऑल मेन। तो अब मैं देखता हूं कि अब जाके जो फीमेल एथलीट्स हैं, वो अब जाके शोर मचा रही है कि भाई ये कैसे हो रहा है कि एक बंदा पूरी जिंदगी बायोलॉजिकल मैन की तौर पर रहा है और 2 दिन पहले उसने अपने आप को औरत आइडेंटिफाई किया है, आपने उसको मान भी लिया। एक फेमस ये रैप म्यूजिशियन है यूके के, जूबी नाम है उनका, उन्होंने ये किया कि वो वुमेन का वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, डेड लिफ्ट का, इंग्लैंड में, तो वहां पे गए और उन्होंने कहा कि जी मैं औरत हूँ। अब हैं वो माशाल्लाह बड़े जो ना बिल्ट उनकी अच्छी है, तो अंदर के उन्होंने कहा मतलब आप औरत? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम कौन होते हैं, आए। वो अंदर आया, उसने वेट उठाया और वुमेन्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जब लोगों ने पूछा कि ये आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे, उसने कहा इससे ज्यादा वजन तो मैं अपने जिम में उठाता हूँ। और फिर उसने जैसे ही वहां से बाहर निकला था, उसने कहा नाउ आई आइडेंटिफाई एज अ मैन। क्योंकि आप ना ये खुद कहते हैं कि आप जेंडर फ्लूइड भी हो सकते हैं। जेंडर फ्लूइड का मतलब है सुबह में आप मर्द हो जाएं, शाम में औरत हो जाएं, फिर सुबह में दोबारा औरत बन जाए, फिर मर्द हो जाए, यानी आप फ्लूइड है ना, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं आप। यानी मर्द और औरत एक कैफियत का नाम है जो कभी भी तारी हो सकती है आप पे। तो आप यकीन करें, अगर खुदा ना खास्ता मैं इस वक्त अमेरिका में होता और आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में होता और मैं आपको ये कहता कि इसी हालत में मैं कहता आपको कि मैं अपने आप को, वैसे आप मुझे राजा ज़िया-उल-हक के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से मैं अपने आप को मिसेस जुबैदा कहूंगा, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। और अगर आपने मेरा मजाक उड़ाया या आपने मुझे कोई ऐसी वैसी कोई बात की, आई कैन सू यू, आई विल टेक यू टू कोर्ट। कि आप कौन होते हो मेरी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को चैलेंज करने वाले। आपको पता है ये एक्चुअली, आप समझ रहे मजाक है, ये एक्चुअली केस हुआ है। स्कूल के अंदर एक टीचर था और मेरे ख्याल को 50 साल उसकी उम्र होगी और ऐसे काफी हेल्दी था, ओवरवेट था। वो एक दिन आया और उसने क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाता था, 5 जो है ना 5 और 6 के। उसने आगे कहा कि फ्रॉम टुडे आई एम मिसेस पता नहीं कौन सी, और उसने वो सर पे वो हैट नहीं होता, फीमेल हैट जो होता है वो वाला, वो पहना हुआ था, लिपस्टिक लगा के आ गया, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो नॉर्मल हालत में होता है। अब बच्चे ये 5-6 क्लास के बच्चे, वो समझे हमारे साथ मजाक हो रहा है, तो वो हंसना शुरू हो गया, तो वो सीरियस हो गया, उसने डांटना शुरू कर दिया। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, पेरेंट्स आगे पीछे, इवेंचुअली वो केस जीत गया कि बच्चे मुझे मिसेस जो भी है वो पुकारेंगे। और पेरेंट्स का इतराज ये था कि हमारे बच्चे पागल नहीं है, आप स्कूल का काम था बच्चों को ट्रूथ सिखाना। दिस इज नॉट ट्रू कि एक बायोलॉजिकल मैन अपने आप को कह रहा है कि मैं एक औरत हूं, एंड नाउ यू ऑल प्रिटेंड अलोंग विद मी कि मैं यही हूं। तो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ कि इन्होंने इन चीजों को इतना घटमट कर दिया हुआ है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में मैं आपको एक स्टडी बताता हूं। 1970 से लेकर 2005 तक दिस वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी ऑन फेमिनिज्म एवर। सबसे बड़ी अगर कोई स्टडी फेमिनिज्म पे हुई है तो ये हुई है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बेट्सी स्टीवेंसन और जॉन वुल्फर, इन्होंने इसको कंडक्ट कराया था। और स्टडी जो है 35 साल की स्टडी है, और ये 1970s में स्टार्ट हुई जब फेमिनिज्म अपने पीक पे था, जब लोग जो ना औरतों को स्पेसेस मिल रही थी कि जी वर्क प्लेस में भी आ जाओ, इधर भी राइट्स ले लो, उधर भी राइट्स ले लो, सारी चीजों में आप औरतों को डाल रहे थे और उसी तरफ मूव किया जा रहा है जहां पे वो चाहते थे। तो उसकी 35 साल स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का नाम था, और आप उसको नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको पूरा PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसका नाम है द पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस। कि इन 35 सालों में औरतों की, हमें लगता था कि फेमिनिज्म से औरतों के हकूक निस्वां की बात है ना, अगर ये तो औरतों को तो खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जब से फेमिनिज्म आया है बतदरीज औरतों की खुशी में कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। आज जितनी एंटी डिप्रेसेंट्स पे औरत है, आज जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज का औरत शिकार है, इतना कभी इंसानी तारीख में नहीं हुई। और उल्टा जब ग्राफ को देखा गया तो पता चला फेमिनिस्ट मूवमेंट जब से आई है मर्दों को फायदा हुआ है, मर्द खुश हो गए। बातें बड़ी मुश्किल होती है समझाने वाली, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं समझा दूं आपको। देखें फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या किया, कुछ 3-4 क्लेम्स हैं। कुछ चीजें उसने इनकरेज की, कुछ चीजें डिस्करेज की। इनकरेज ये किया उसने, कहा कि वी इनकरेज करियर ओवर फैमिली फॉर वुमेन, वी इनकरेज
न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिलीज, लार्ज फैमिलीज नहीं. वी इनकरेज abortion, we encourage divorce, and we encourage single parenthood, and we encourage promiscuity. क्योंकि औरत है, आज़ाद है, लिबरलिज्म है के अंदर है ना, तो लिबरलिज्म का बच्चा ही है फेमिनिज्म. औरत आज़ाद है, जहाँ मर्जी अफेयर चलाती फिरे, जिस मर्जी के साथ उसका रिलेशनशिप हो, नो प्रॉब्लम, आप आज़ाद हैं, जो मर्जी करें. अच्छा, फेमिनिज्म डिस्करेज क्या करता है? मैरिज को डिस्करेज करता है, प्रेगनेंसी को डिस्करेज करता है, ठीक है, लार्ज स्केल फैमिलीज को डिस्करेज करता है कि ये तुम्हारे हक में नहीं है. अच्छा, इससे अब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है. अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि औरतें जो हैं वो 1970s में हिपी मूवमेंट स्टार्ट होती है, बेबी बूमर्स हैं, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल है, सबको कहा जी बस अयाशियां करो और ये वो. अच्छा, उससे हुआ ये कि मार्केट में औरत जो है ना वो आसानी दस्तयाब हो गई. अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि शादी का जो बॉन्ड है, इनकी एक फेमिनिस्ट खातून है, वो लिखती हैं कि ये बल्कि चार्टर ऑफ फेमिनिज्म के अंदर है, लिखती क्या है, चार्टर ऑफ फेमिनिज्म में ये बात है कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन वी हैव टू डिस्ट्रॉय बिकॉज इट ओनली बेनिफिट्स द मैन नॉट द वुमन. हालांकि आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि शादी करने से, निकाह करने से ज्यादा फायदा जो है वो औरत को हो रहा होता है या मर्द को हो रहा होता है? जरा सोचिए. मैं अगर अमेरिका में हूं ना और मैं वहां पे किसी लड़के को मुझे कन्विंस करना हो इस्लाम को साइड पे रख के कि भाई तुम शादी कर लो, मेरे लिए ये किसी अजाब से कम नहीं होगा कि मैं उसे कैसे कन्विंस करूं. व्हाट शुड आई टेल हिम? कि तुम अपने आप को एक औरत के साथ बांध के रखो, उसका खर्चा पानी तुमने उठाना है, नान नफका तुमने उठाना है, बिजली पानी गैस तुमने उठाना है, इसके जो बच्चे होंगे उनका खर्चा भी तुम्हारे सर पे है. और उसके अलावा ये कि अगर डिवोर्स होगी तो वहां पे वो एक होता है कि बीवी जो है, उधर की बात कर रहा हूँ, कि आधा माल ले जाती है अनलेस यू हैव अ प्री नप्चुअल एग्रीमेंट, जो कि मतलब बहुत कम लोग कराते हैं. जिस तरह भी ये बड़े बड़े बिलियनियर्स को नुकसान हुआ ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जेफ बेजोस हो गया और ये फलाने बिल गेट्स, बिलियंस लूज किए उन्होंने शादी के अंदर. तो अब एक आम लड़का है, वो कह रहा है भाई मेरा दिमाग खराब है, मैं शादी करूं, मैं तो लिबरल हूं भाई, मैं तो मुझे जब लड़कियां फ्री में मिल रही है, मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? मुझे लड़की भी फ्री में मिल रही है थ्रू टिंडर एंड अदर एप्स, इंस्टाग्राम के जरिए मैं जाके बातें करता हूँ, मैं लड़की हुकअप कर लेता हूँ. या मुझे औरत मिल जाती है जिसको आपने आज़ाद किया था कि तुम सेक्स वर्क करो जाके, तो मैं पेमेंट करके जो है ना काम करवा लेता हूँ. या फिर ये कि पूरी आपकी पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, उससे अपनी शहवत को पूरा कर लेता हूँ. मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं शादी करके अपने आप को बांधूंगा एक औरत के साथ और उसके नान नफका खर्चा पानी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं? नहीं, तोबा तोबा, नहीं करनी शादी. कैसर भाई ने बात की थी ना 2.1 जो रेट है बर्थ रेट से पहले आए मैरिज रेट कितना है? मैरिज रेट इज सो डाउन. आपकी सोच है. आपको पता है इस वक्त, मैं आपको जरा थोड़ा सा और स्टार्ट बताता हूं, इस वक्त वेस्ट के अंदर 60% बच्चा जो पैदा हो रहा है वो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हो रहा है. 60% जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आउट ऑफ वेडलॉक हो रहा है. यानी कि एक जमाने में ना किसी को ये कहना कि तुम हराम की औलाद और इसी से रिलेटेड कोई भी लफ्ज कहना ये गाली था. आज वो बंदा जो हलाल में पैदा हुआ है वो गाली है, क्योंकि वो तादाद में थोड़े. और दुनिया में अगर इंटरनेशनल स्टार्ट पूछे तकरीबन 50% से ज्यादा 50 पॉइंट समथिंग % बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में. लोग शादी नहीं करना चाहते, अगर बच्चा होता है वो एक्सीडेंटली हो जाता है. अच्छा, एक्सीडेंटली हो गया इसलिए फिर आपको अबॉर्शन का इंस्टीट्यूट चाहिए था कि अच्छा हो गया जी आप क्या करें, अबॉर्ट करा लो. अबॉर्ट कराने में मसला ये कि कराएंगे तब भी मसला, नहीं कराएंगे तब भी मसला. औरत के अंदर एक मटर्नल इंस्टिंक्ट होता है, वो जब अपने बच्चे को लूज करती है उसके साथ एक तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, फिर उसके साथ जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक और चीज है कि भी मैंने अपना ही बच्चा मार दिया, चाहे जिस स्टेज में भी मारा हो, जिस स्टेज में अबॉर्ट कराया हो. और ये कि अगर रख लिया तो इसका तो बाप ही नहीं है, बाप तो फरार हुआ हुआ है, वो तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, वो तो कह रहा है मुझे गलती हो गई थी, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद दिस चाइल्ड, तो वो चला गया. अब हो क्या रहा है कि औरत के ऊपर डबल बर्डन पड़ गया, वो अब काम भी करे बच्चा भी पाले, क्योंकि प्रेग्नेंट तो फिर भी औरत नहीं होना है, दूध तो फिर भी मां नहीं पिलाना है. तो ये जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है औरत की, ये आप कभी भी मर्द को दे ही नहीं सकते. तो ये जो पेपर था, रिसर्च पेपर द पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस, उसमें वो कहते हैं कि औरतें ये कहती हैं कि अब हमारे ऊपर डबल बर्डन पड़ गया. पहले एक बर्डन था कि चलो हम लोगों ने फैमिली को मैनेज करना है, घर के मामलात को देखना है, अब ये हो गया है कि हमारे से एक्सपेक्टेशन है कि हम पूरा पूरा कमाएं भी साथ साथ. हमारा जो
हस्बैंड है या हमारा बॉयफ्रेंड है, हो सकता है वो कहते कि जी बिजली का बिल मैं दूंगा, पानी का और गैस का खर्चा आपके ऊपर है। इक्वल है ना, हम तो इक्वल हैं। आप क्यों कह रही हैं कि आपको मैं क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूं? व्हाई शुड आई गिव यू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? फॉर व्हाट पर्पस? रेस्टोरेंट में जाएंगे, लास्ट टाइम बिल मैंने दिया था, अब आप दें बिल भाई। मैं कोई नौकर हूं आपका कि मैं हर दफा मैं बिल देता हूं? किस खाते में देता हूं? सो अब वो कहती है हमारे पे तो डबल बर्डन है। अच्छा, जब बच्चा प्रेग्नेंट यानी बच्चा आपके पेट में, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको काम से 3 महीने पहले छुट्टी चाहिए, वो मैटरनिटी लीव है, फिर डिलीवरी के बाद आपको लीव चाहिए। तो आजकल तो सूरत हाल ये है कि 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो आगे जाना मुश्किल हो जाता है। तो लेट अलोन कि जी मैं अपना भी खर्चा 6 महीने मैंने ऑफ लेना है, अपना भी खर्चा उठाऊं, अपने बच्चे का भी उठाऊं और फिर सर्वाइव कर जाऊं। तो औरत जितनी डिप्रेस आज हुई हुई है, पहले कभी नहीं थी। फिर जो इमोशनल डैमेज है वो अलग है कि एक लड़का मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आया, छोड़ के चला गया। सो ये सारी चीजें जो है ना, जब कंपाउंड होके आती है तो उन्होंने कहा कि जी दिस इज द एक्चुअल पैराडॉक्स। आपने औरतों को कहा था तुम बाहर जाओ, अवेलेबल हो जाओ, तुम्हारी अयाशी है, तुम्हारी ये है, तुम भी जाके अपना आपको आजाद कर दो। उससे क्या हुआ? आपको उल्टा नुकसान हुआ। और मैं आपको बताऊं कि रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इस फेमिनिस्ट मूवमेंट ने ना मार्केट खराब की है। मार्केट खराब से मतलब ये है कि आज लड़का जो है ना वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ गया है। किस तरह से? रिश्ते तलाश करने के मामले में। मैंने कहा था ना, लेट मी बी वेरी रियल विद यू गाइस, क्योंकि देखिए मैं तो ये मसले ना डेली के हैंडल करता हूँ। ऑन अ डेली बेसिस आई डील विद दीज प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लड़का डोमिनेटिंग पोजीशन में इसलिए आ गया है क्योंकि मार्केट में लड़कियां बहुत अवेलेबल हैं जो अपने आप को फ्री में अवेलेबल कर देती हैं। अब वो फ्री में बहुत सारे अफेयर चला चुका है। अब जब शादी करने की बारी आती है तो वो कहता है खूब से खूबदार की तलाश पे। तो मिसाल के तौर पे प्रपोजल आते हैं जी कि जी हमारा बेटा, मैं एक दीनदार फैमिली है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी हमारा बेटा उसके लिए कोई ढूंढे। मैंने कहा जी मेरा कोई रिश्ते का ब्यूरो तो नहीं है, मैरिज ब्यूरो तो नहीं चला रहा मैं। उन्होंने कहा नहीं हमें पता है आप मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे, लेकिन बहरहाल अगर आप मदद कर दें, आप जानते होंगे। मैंने कहा चले मैं देख लेता हूँ, अल्लाह वालम। तो कहती हैं देखें जी हमारी तो रिक्वायरमेंट बस सिंपल सी है, लड़की जो है दीनदार होनी चाहिए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि आपने सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रखी है कि लड़की दीनदार हो। तो जी देखें ना आजकल के माहौल में बस आपको दीनदार लड़की मिल जाए बड़ी बात है। मैंने कहा जी माशाल्लाह, मैं आपकी सोच को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो कहती हैं लेकिन बेटे की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इस पर मुझे फ़ोन बंद कर देना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा तकरीबन 25 साल का है, हम बहू ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो दीनदार हो और ये कि लड़की जो है वो बहुत खूबसूरत भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी चलें, खूबसूरत का भी मयार होता है ना। तो उन्होंने कहा असल में बेटा जो है ना वो असल में चाहता ही है कि बहुत गुड लुकिंग हो और स्लिम स्मार्ट सी हो, ऊंची लंबी सी हो। मैंने कहा मतलब आप सुपर मॉडल तलाश कर रहे हैं? कहती है मतलब कहना तो नहीं चाहती लेकिन आप समझ लें, कहना तो नहीं चाहती लेकिन आप समझ लें। अच्छा ठीक है, तो सुपर मॉडल लड़की हो और इंतहाई दीनदार भी हो। अच्छा और क्या चाहती हैं? उनका और ये कि जो मेरे हस्बैंड है उनका ना ये था, बिजनेस था इसका फार्मास्यूटिकल्स का। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़े मेहनती हैं, फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है और कितने अरसे से है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है कि जो बहू हो वो डॉक्टर भी हो, उम्र उसकी 22 साल हो। तो ये 22 साल की एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ मिलती है भाई? तो मैंने कहा कि ये 22 साल, मैंने पूछा, मैंने कहा ये 22 साल की एमबीबीएस डॉक्टर किस प्लेनेट से लेके आनी है? उन्होंने कहा नहीं वो मतलब अगर अभी आखिरी साल चल रहे हैं तो हम कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे, हम एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये इस तरह के मौके फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे बात खत्म। कहती हैं और ये कि अगर हमारी कास्ट से हो जाए तो क्या ही बात है। मेरा दिल चाहता मैं कहूँ कि मैं इसके साथ आपको फ्राइज और कोक भी दे दूँ। क्योंकि इतना लंबा आपने ऑर्डर जो प्लेस कर दिया है तो इसको हैप्पी मील बना देते हैं ना पूरा, आपको नगेट्स और फ्राइज और कोक भी दे देता हूं साथ। तो देखें ये अब ये लड़का इस लेवल पे कहां। अच्छा उसके बाद बाय द वे वो फ्राइज और कोक भी चाहते हैं क्योंकि लड़की नहीं चाहिए, लड़की के साथ कंबल, टेप रिकॉर्डर, वाटर कूलर, सिलाई मशीन, इस्त्री, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीजर, फ्रिज, ये सब चाहिए हमें। तो मुझे बताएं ये इतनी बदमाशी कहां से आ गई हमारे अंदर? ये इतनी बदमाशी कहां से आई कि भाई देखें सिंपल सी बात है, आप ये सप्लाई रोके ना जरा। औरतें फेमिनिज्म को छोड़ें और अपने आप को अवेलेबल ना करें कि हम अवेलेबल नहीं है। द ओनली वे यू विल हैव एनी एक्सेस टू मी
इज थ्रू निकाह, अदरवाइज आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू यू। तुमने बात करनी मेरे अब्बा जान से बात करो, मेरे से बात नहीं करो। खुदा की कसम ये मामला आप थोड़े साल चलाए ना, 16-17 साल का लड़का अपने मां के पांव पड़ जाएगा, खुदा का वास्ता है मेरी शादी करा दे। फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उनको इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स दूं कि देखो बात ये है, चूंकि चुनाचे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो ना वो बर्थ रेट फॉल कर रहा है, और कैसर भाई को साथ मिला लूं, देखो जी 2.1 पे तो पहुंच गए, इससे कम गए तो पॉपुलेशन एक्सटेंड। मुझे उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेचर विल टेक इट्स कोर्स। 16-17 साल की उम्र में ये खुद पांव पड़ेगा अपनी मां के कि मां खुदा का वास्ता है मेरी शादी करा दो, मेरा दिमाग आउट हो जाएगा, प्लीज मेरी शादी करा दो। क्योंकि उसको पता है लड़की अवेलेबल है ही नहीं, सिरे से अवेलेबल नहीं है। और फिर ये वो जो हाई डिमांड थी ना, ये डिमांड भी लो कर लेगा। ये कहेगा मेरे से कुछ चाहिए तो बताएं आप। तो इफ एनीथिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या किया, औरत के फायदे की बात नहीं की। अगर आप कहते हैं हकूक निस्वा इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं है। ये मूवमेंट स्टार्ट ही मर्दों ने की थी। ब्रीफली मैं आपको सिर्फ इन कंक्लूजन अपने दीन का मिजाज बताता हूं। हमारे दीन में औरत का मकाम क्या था। हमारे दीन में अगर वो आपकी बेटी है तो वो आपके लिए जन्नत की गारंटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो शख्स आया ना, उसने कहा कि या रसूलल्लाह 3 बेटियों वाले के बारे में। आपने कहा जिसकी 3 बेटियां होंगी और वो सही तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। एक और साहबी वहां खड़े थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 2 अगर किसी की बेटियों, आपने कहा 2 वाला भी ऐसे ही होगा। और हदीस के रावी कहते हैं काश कोई एक का पूछ लेता तो उस पर भी गारंटी मिल जाती। अगर वो बीवी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है, और उनमें भी सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी से सबसे अच्छा है, अपने घर वालों से सबसे अच्छा है। यानी एक मर्द के लिए जो पिनिकल है ना उसकी कामयाबी का, अल्लाह से कुर्ब का, वो ये कि वो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता हो। जहां पे उसके पास एक अथॉरिटी है लेकिन उसको अब्यूज नहीं करता। अगर वो उसकी मां है तो बाप से 3 गुना ऊपर मकाम है उसका। यानी हर लिहाज से औरत की प्रोटेक्शन है। मर्द को अल्लाह ताला ने बड़े क्लियरली बताया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को घर पर कव्वाम बनाया गया। कव्वाम का मतलब ये नान नफका तेरे ऊपर है, खर्चा पानी तेरे ऊपर है, प्रोटेक्शन सारी तेरे ऊपर है। घर में खुदा ना खास्ता कोई चोर डाकू आ जाए, तूने अपना सीना आगे करना है, बीवी को नहीं आगे कर देना। So it's up to you. So because you take that responsibility, तुम्हें यह कहा कि घर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें तुम्हें 1 डिग्री ऊपर रह जाए। और औरत को यह कहा गया कि आप अपनी जो फ्रीडम्स हैं उसमें 1 डिग्री नीचे आए फॉर दिस बेनिफिट। बेनिफिट क्या है? आप घर बैठ के सारा दिन जो मर्ज किताबें पढ़ें बैठ के, आपका सारा खर्चा पानी एक बंदे ने टेक केयर किया हुआ है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू अर्न इज योर्स। वो कहते हैं ना कि व्हाट्स माइन इज माइन, व्हाट्स योर्स इज आवर्स। यानी औरत ये कह सकती है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो आपका है वो हम सबका है। ये डील दी अल्लाह ताला ने कि औरत अगर कमाती है तो उसके कमाने के अंदर सारा मामला उसी का ही है, और वो अपनी मर्जी से आवर्स डिसाइड करे। वो चाहे किसी स्कूल में 2-3 घंटे देती है, चाहे उसका अपना क्लिनिक है, चाहे अपना बिजनेस में कहीं कर रही है, वो 2-4 घंटे लगा के साइड पे कुछ कमाना चाहती है, जरूर कमाए, उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। लेकिन उसका हस्बैंड टोटली इंचार्ज है। और इसीलिए जब ये निकाह का मामला होता है ना, तो निकाह के मामले में इजाबो कबूल जो होता है ये लड़के से किया जाता है। लड़की जो है उससे वो फॉर्मल नहीं होता, वो होता है कि जी मामू चले गए, चाचा चले गए, अंदर कमरे में जाके पूछते हैं बेटी आपकी रजामंदी? हाँ जी बिल्कुल रजामंदी है। लेकिन वो जो पब्लिकली होता है ना कि जी क्या आपको फलां रिश्ता कबूल है, तो लड़का कहता है हाँ जी कबूल है। तो ये 3 दफा वो जो कबूल है कबूल है कबूल है कह रहा होता है, वो ये नहीं कह रहा होता कि मुझे इसकी प्यार और मोहब्बत कबूल है। वो कह रहा होता है कि इसका खर्चा उठाना जिस तरह इसके बाप ने उठाया था मुझे ये कबूल है, इसकी हिफाजत करना जिस तरह इसके बाप ने की थी उससे भी ज्यादा वो मुझे कबूल है, इसके लिए जिम्मेदार होना, इसके लिए अकाउंटेबल होना मुझे कबूल है। वो ये कबूल कर रहा होता है। और लड़की चाहे कुछ भी ना बोले, हदीस में आता है लड़की की खामोशी उसकी हाँ समझी जाए। यानी अगर आप कमरे में फॉर एग्जाम्पल एक चाचा या मामू गए मिलने के लिए बेटी को और कहा बेटी आपकी मर्जी इसमें है, तो बेटी मुस्कुरा के उधर जना चेहरा कर लेती है। तो नबी ने फरमाया इसको हाँ समझा जाए। तो अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो बोलें, खामोश ना रहे। फिर खामोशी का मतलब हाँ होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको बोल देना चाहिए कि भाई मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं, और ये दीन आपको प्रिविलेज देता है कि लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती।
ये सारी चीजें हमारा दीन बाय डिफॉल्ट औरत को देता है। अब एक औरत इसको छोड़कर अपने आप को इस ऐसे वर्ल्ड व्यू के साथ ले जाए जहां पे सिवाय उसकी बर्बादी के कुछ नहीं है। आखिर में एक छोटा सा मैं आपको वाकया बयान करके बात को समेटता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए आपको पता है कि निकाह के प्रोसेस के अंदर ना लड़की के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका वली जो है उसकी रजामंदी होनी चाहिए। यानी एक तरफ तो यह है ना कि लड़की खुद राजी हो और उसका वली यानी आमतौर पे वो उसका बाप होता है, अगर बाप नहीं है तो उसका बड़ा भाई हो सकता है या चाचा हो सकता है या ताया हो सकता है या मामू हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग कोई ना कोई घर में बड़ा होना चाहिए, मेल फिगर हेड। अच्छा, एक वाकया हुआ जी मेरे साथ, एक फोन कॉल आया आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। आई गॉट अ फोन कॉल और दूसरे लाइन पे एक लड़की जो है वो रो रही है। तो मैंने कहा कि बहन जरा रिलैक्स करें, काम डाउन, मुझे बताएं हुआ क्या है। उन्होंने कहा हुआ ये कि मैं पढ़ती थी इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी, फैमिली मेरी एक और शहर में रहती है। तो वहाँ वही जो टिपिकल सिचुएशन होती है कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्यार मोहब्बत हो गया। तो एक लड़का है उसने मुझे कहा कि जी मैं एक बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरा क्लास फेलो था तो तुम्हें मैं साथ ले जाता हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत बात की तो मुझे ना कोई हालात कोई नज़र नहीं आया कि कोई बात चलेगी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि जी जब प्यार किया तो डरना क्या। तो मैंने क्या किया कि शादी जो है हम लोगों ने चुपके से कर ली और उसने क्या किया कि मेरे पेपर्स जो है वो प्रोसेसिंग में डाल दिए, वो चला गया उस मुल्क में और मुझे भी कुछ महीनों के बाद मैं भी चली गई और वहाँ पे पहुँच गई। तो कहती है वहाँ पहुँच के मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि आप मुझे इस्लामाबाद में तलाश मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने उनको तो कहा था कि मेरी इस्लामाबाद में जॉब लग गई और ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो मूव कर गई। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि जी मैं वहाँ चली गई हूँ, मैंने फ़लाँ से निकाह कर ली और अब मैं खुश हूँ। तो कहती है जारी बात है मेरे वालिद साहब बहुत नाराज़ हुए, अम्मी बहुत नाराज़ हुई, भाई मेरे बहुत नाराज़ हुए और बहुत गम व गुस्सा और गालम गलोच और पता नहीं क्या कुछ सुनाया। क्या कहते मैंने बहरहाल फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। कुछ अरसे के बाद वो लड़का जिससे इनका निकाह हुआ था उसने इस लड़की को तलाक दे दी और तलाक देने की बहुत सारी वजूहत हैं, कहानी लंबी है लेकिन मैं उसको सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ। उसने ये कहा कि जो अपने बाप की नहीं हो सकी वो मेरी कैसे हो। यानी खबीस इंसान, इस औरत ने अपने बाप को तेरी वजह से छोड़ा था, अपने भाई को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा तेरे पीछे, एक बंदे के पीछे। और आज तू इसको ये कहानी सुना रहा है, वो ताना दे रहा है कि जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो मेरी कैसे होगी। और उस टाइम तक इसका बच्चा भी हो चुका था एंड दैट चाइल्ड वाज ओनली 6 months ओल्ड। ये अब जब मुझसे बात कर रही है तो ये इस्लामाबाद वापस आ चुकी थी क्योंकि वहां से तो तब तलाक हो गई, कुछ उनका था नहीं, वहां पे वापस आ गई और बच्चा इनके पास तकरीबन उस टाइम पे कोई 8-1 महीने का बच्चा था और उसको गोद में भी लिया हुआ है और एक कोई दारुल अमान में थी, वहां से कॉल कर रही थी और रोए जा रही है कि मुझे आप ये बताएं कि मैं कहाँ जाऊं, हस्बैंड के पास जा नहीं सकती, पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकती, वो तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि देखें बहरहाल जो भी है जाना आपने अपने पेरेंट्स के पास है, देयर इज नो अदर वे, आई कैन नॉट रेकमेंड एनीथिंग एल्स टू यू एक्सेप्ट दैट यू हैव टू गो बैक। चित्र भी पढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, चित्र भी पढ़ेंगे, आपको गालियां भी पढ़ेंगी, वो सुनो बिकॉज ये इसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है कि भाई बड़े आराम से आप इंटीग्रेट हो जाएं। मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, आई कैन टॉक टू योर पेरेंट्स टू एक्सप्लेन सिचुएशन। इससे ऊपर मेरा भी तो एक बस है ना, मैं कहां तक जाऊं। तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखें सुभान अल्लाह, हमारे दीन ने जब आपको एक प्रोटेक्शन दी हुई थी, आपने खुद उसको क्यों तोड़ा है आपने। दीन देखें, मैं आपको एक फलसफियाना बात बता रहा हूं, वो ये है एक लड़की जब ब्याह के घर में जाती है ना तो वहां पे वो ना अपने वली के साथ जाती है। यानी एक लड़की जब जा रही होती है तो लड़की अकेली नहीं जा रही होती तने तनहा के, जिस तरह अमेरिका में होता है कि लड़की अकेली चली गई, उसके बाद चाहे उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे कुछ भी हो, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ पे जब शादी होती है तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ एक बच्ची को रुखसत किया जाता है और उसमें उसका बाप होता है, उसके चचा होते हैं, उसके मामू होते हैं, उसके ताया होते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है उस लड़के के लिए जिससे शादी हो रही है। जिस लड़के से शादी हो रही होती है ना, वो देख रहा होता है कि भाई इसके पीछे तो पूरी फौज है, अगर मैंने इस लड़की के साथ ज्यादती की, इसके साथ नाइंसाफी की, इसके ऊपर तशद्दुद किया या कोई ऐसी बात की, कल इसका बाप मेरे घर पे पहुंचा होगा, बाप ना हुआ इसका चचा पहुंच जाएगा, इसका भाई पहुंच जाएगा, और इनमें से कोई ना हुआ तो वो जो 6-7 कजन है इसके, जिन्होंने अपनी सेटिंग समझी हुई थी लेकिन तू लड़की ले गया, वो सब तो मुस्कुराते मुस्कुराते कंबल डाल के तेरे पे कुट चढ़ाएंगे तुझे।
तो उसको ये पता होता है कि यार मैं लड़की लेके आ रहा हूं, ये कोई लावारिस नहीं है। लेकिन अब जब आपने ये सारा खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, आपने सारे फैमिली कनेक्शन तोड़ दिए, ऑलरेडी आपने अपने हस्बैंड को एम्पावर कर दिया। एम्पावर ये कर दिया कि मैं तो बस आप ही के साथ हूं, मेरा तो पीछे है ही कोई नहीं। तो फिर तो देखें, कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो तुम्हें दीन ने प्रोटेक्शन दी थी, तुमने खुद ही वो उतार दी। फिर आप कंप्लेन कर रही हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आपके सामने यहां बड़े वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया छान मारे, पूरे फलसफे छान मारे, जो इस्लाम प्रोटेक्शन औरत को देता है, पूरी दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और ना क़यामत तक होगा जो ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन औरत को देता है। और अब ये बात वेस्ट वालों को भी समझ में आ रही है। मैं एक किताब पढ़ा था, उसका नाम था मॉडेस्टी समथिंग करके नाम था उसका, द बुक ऑफ मॉडेस्टी, इस तरह से एक अमेरिकन खातून ने लिखी है। और वो इतनी मोटी किताब है और उसमें पता है पूरा थीसिस क्या है। उसका पूरा थीसिस ये है कि अगर हमने औरत को एम्पावर करना है ना, तो औरत को मॉडेस्ट हो जाना चाहिए। औरत को अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाहिए। औरत को चाहिए कि वो अपने आप को मर्दों की शहवत का निशाना ना बनाए। वो खुद डिसाइड करे व्हाट पार्ट ऑफ मी आई चूज फॉर यू टू सी एंड व्हाट पार्ट ऑफ मी आई चूज फॉर यू नॉट टू सी। वो डिसाइड करे, ना कि मीडिया डिसाइड करे कि औरत को कहे ये तुम कपड़े पहन के बिलबोर्ड पे आ जाओ, मैगजीन पे आ जाओ, टीवी शो पे आ जाओ। आज का आलम यह है औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन का कि अगर आपने न्यूज कास्टर रखनी हो ना, न्यूज कास्टर जिसका काम खबरें पढ़ना था, उसके जर्नलिस्टिक टैलेंट सेकेंडरी है, उसकी शक्ल प्राइमरी है। शक्ल अच्छी है आपको जर्नलिज्म सिखा देंगे, शक्ल अच्छी नहीं है तो जर्नलिज्म में आपने पीएचडी भी किया हो, हमने क्या करना है आपका। ये सूरत हाल है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क पाक को हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को, हमारे घरों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। और मेरी खास दुआ आप सब के लिए ये है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियां, कोताहियां, गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग दुनिया से जा चुके ईमान की हालत में, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। जो भी हम में से बीमार हैं या जिनके घर वाले बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें, जो भी हम में से लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारे एग्जाम्स में कामयाबी अता फरमाए, हमारी असाइनमेंट्स में कामयाबी अता फरमाए, हमारे क्विज़ेस में कामयाबी अता फरमाए, हमारी अटेंडेंस में कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी खैर अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।